हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जी डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये हमारा जो सुबह में 6 बजे वाली क्लास चलता है उसका आज 24वां क्लास है। ठीक है, 24 नंबर का है और ये बहुत ही जल्द इसको हम लोग पूरा करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और डिस्कशन भी होने वाला है। और एक मेरा शाम में 6 बजे जो है रिवीजन क्लास चलता था 50 क्वेश्चन का, तो वो अब 3 बजे हो गया है। ठीक है, तो आप लोग 3 बजे समय निकाल के जरूर देखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ठीक है, तो विषाणु से यहाँ पर जो रोग होता है वह चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, जिसको हम लोग गांव ग्राम में छोटी माता भी कहते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स। इसकी बात करते हैं हम लोग, तो वेरिएला नामक वायरस से होता है। किसके? वेरियोला वायरस। अगर वायरस के नाम पूछेगा तो आपको क्या बताना है? वेरियोला वायरस। कौन सा वायरस? तो वेरियोला वायरस से जो है आपको चिकन पॉक्स अर्थात छोटी माता होता है। ठीक है, टाइफाइड की अगर हम बात करते हैं तो टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है बिडाल टेस्ट, है ना? बिडाल टेस्ट। अगर आपसे पूछेगा कि बिडाल टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए किया जाता है। मलेरिया की बात करते हैं तो यह जो है परजीवी के कारण होता है। ठीक है, परजीवी के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण? परजीवी के कारण। और कौन सा परजीवी रहता है? तो मादा एनोफिलीज, है ना? मादा एनोफिलीज नामक मच्छर काटता है तो उससे मलेरिया होता है। सिफिलिस की बात करते हैं। ठीक है, तो सिफिलिस, है ना, यहाँ बताते हैं सिफिलिस जो है ये जीवाणु जनित रोग है। सिफिलिस हो गया, आपको तपेदिक हो गया, टीबी हो गया, ये सब किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस वायरस की, विषाणु की खोज की, तो विषाणु की खोज किसके द्वारा? इवान विस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, है ना, काला जंगल। तो ब्लैक फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जो है जर्मनी में है। कहाँ है ब्लैक फॉरेस्ट? कहाँ है? तो जर्मनी में है। कहाँ है? तो जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट का जो नामकरण जो है किसने किया था? किस देश के निवासी ने किया था? नामकरण जो है रोमन वासी किया था। रोमन वासी के द्वारा किया गया था। रोमन वासी के द्वारा किया गया था आपको ब्लैक फॉरेस्ट का नामकरण। ठीक है, रॉकीज पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका में है। रॉकीज, ठीक है, रॉकीज पर्वत आपसे पूछेगा कि कहाँ है जी, तो उत्तरी अमेरिका में है। आपसे पूछेगा बताइए एंडीज पर्वत कहाँ है, तो एंडीज पर्वत अगर आपसे पूछेगा तो वो दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, तो ये बातें सभी आपको ध्यान में रखना है। कह कि गंधार शैली किसका मिश्रण है? तो गंधार शैली की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको इंडो ग्रीक शैली है। कैसी शैली है? तो इंडो और ग्रीक का जो है मिश्रण है। तो गंधार शैली किसका मिश्रण है? इंडो ग्रीक की। ठीक है, हम बात कर लेते हैं गंधार शैली का। तो गंधार शैली का जो विकास हुआ था, अगर पूछा जाए कि किस वंश के शासन काल में हुआ था, तो कुषाण काल में। ठीक है, विकास जो है किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में गंधार शैली और मथुरा शैली। ठीक है, मथुरा शैली भी जो है मथुरा शैली का भी विकास जो है आपका किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध की जो पहली प्रतिमा थी वो जो है किस शैली में निर्मित थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। महात्मा बुद्ध की पहली, है ना, प्रथम जो प्रथम प्रतिमा वह किस शैली में बना था? तो प्रतिमा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बना था मथुरा शैली में। ठीक है, मथुरा शैली में। ठीक है, महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो बना था वह किस शैली में बना था? तो मथुरा शैली में। किस शैली में? मथुरा शैली में। उसके बाद गंधार शैली में भी बना। ठीक है,
तो सबसे पहले ये बात यहाँ पर हो रही है, तो क्या हो जाएगा, मथुरा शैली। महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी थी, तो ये हो जाएगा मथुरा शैली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न घटनाओं का यथाक्रम सही होगा, मतलब क्रम में सजाना है, ठीक है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए लखनऊ समझौता की बात करते हैं, तो ये 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, ठीक है। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत जो है 1 अगस्त को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है। शामन कमीशन की बात करते हैं, तो इसका जो गठन हुआ था 1927 में, भारत तो आया था 28 में, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, तो ये 1930 में, ठीक है। तो देख लीजिए 1916, 1920, 1927, 1930, तो क्या क्रम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। घटनाओं का यथाक्रम सही होगा, तो पहले ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया, कौन सी ऐसी घटना घटी थी, तो वो घटना था जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड था। ये जो हत्याकांड हुआ था आपको 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को ये जो है आपको अमृतसर, ठीक है, कहा हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था पंजाब के अमृतसर में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था, ठीक है, ओ डायर है ना, यहां से कंफ्यूज नहीं होना, ओ डायर ने क्या दिया था, तो आदेश दिया था, और मारने वाला कौन था, तथा गोली चलाने वाला जो था, गोली चलाने वाला जो व्यक्ति था, गोली चलाने वाला कौन था, तो आर डायर था, कौन था, आर डायर। तो पहले एबीसीडी में ओ आता है, तो ओ आदेश दे देगा, उसके बाद क्या आता है एबीसीडी में आर, तो आर गोली चलाएगा, ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक है ये। तो ओ डायर के आदेश तथा ओ डायर के आदेश पर, यहां पर कर दीजिए, आदेश पर गोली चलाने वाला कौन था, तो आर डायर था, ठीक है। इसी से हताहत होकर के हजारों की संख्या में जो है लोग मारे गए, निहत्थों पर जो गोलियां चलाई गई थी। तो इसी से हताहत होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि क्या दिया, लौटा दिया। और महात्मा गांधी भी जो है लौटाए अपनी उपाधि को। तो महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया, केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाया, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि इसी घटना से हताहत होकर के शंकरन नायर ने, है ना, शंकरन नायर ने जो है जो विधानसभा चलता था, विधान परिषद, उससे इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। शंकरन नायर की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने शंकरन नायर ने जो है विधान परिषद से इस्तीफा दे दिए थे, है ना, इस्तीफा दे दिए थे, है ना, ठीक है। तो ये बातें आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो चलिए क्लियर है, अगला क्वेश्चन चले। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। युग्म मतलब जोड़ा, सुमेलित नहीं है। तो सेल्वास क्या दक्षिण अफ्रीका का है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, यही तो गलत है। सेल्वास की अगर हम बात करते हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ये अमेजन बेसिन क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो सेल्वास कहते हैं। अमेजन बेसिन क्षेत्र के घास के मैदान को सेल्वास कहते हैं, ठीक है। और पंपास जो है यूरोप, और पंपास जो है अर्जेंटीना भी हो जाता है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं,
तो पंपास कहता है। वेल्ड हो गया अफ्रीका का, बिल्कुल सही है। डाउन्स हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया का, ये भी आपको सही है, ठीक है। और प्रेयरी पूछता है आपसे कि प्रेयरी जो घास का मैदान है, प्रेयरी वो किसका है, तो उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं, ठीक है, प्रेरीज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग को याद होगा एक बार कमेंट कीजिएगा। तो शैवाल तथा कवक के मध्य जो सहजीविता कहलाती है वह क्या कहलाती है, तो लाइकेन कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइकेन। या तो फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि लाइकेन जो है किसका किसका सहजीविता है, तो ये जो है शैवाल और कवक का है, शैवाल और कवक का है, ठीक है। लाइकेन की बात करते हैं तो ये जो है पर्यावरण को इंगित करता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो पर्यावरण को इंगित करता है, इंगित है ना, कि पर्यावरण कैसा है, इंगित करता है। अगर जैसा ही पर्यावरण जहरीला होता है, खराब होता है, तो ये लाइकेन जो है झुर्राने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ जो है जहरीली गैस ज्यादा है, ठीक है। तो पर्यावरण को इंगित करता है कौन, लाइकेन करता है। और लाइकेन जो है शैवाल और कवक के मध्य सहजीवी संबंध रखता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लाइकेन के अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अध्ययन है लाइकेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइकेनोलॉजी कहलाता है, लाइकेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कवक के अध्ययन की बात करते हैं तो माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल के अध्ययन अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी। अगला चले, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश की संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। तो प्रकाशिक जो तंत्र है वो प्रकाश की जो संचरण है वह किस माध्यम से चलता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर चलता है, ठीक है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ठीक है। और क्या क्या चलता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से, जैसे मृग मरीचिका की घटना जो होती है वह किसके कारण होती है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। मृग मरीचिका की घटना, मृग मरीचिका देखते हैं जब दूर से बाइक चलाते हैं तो दूर में लगता है कि कुछ पानी है, ठीक है, लेकिन जाते खत्म हो जाता है तो मृग मरीचिका हो गया, ठीक है। हीरे का चमकना, ठीक है, हीरे का चमकना, ये सब क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। और क्या होता है, टूटे हुए कांच का चमकना, ये भी जो है किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, अगला है कर भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 किससे संबंध रखता है। तो अनुच्छेद 157 की बात कर रहा है, क्या राज्य की कार्यकारिणी शक्ति से, राज्यपाल की नियुक्ति से, राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से, है ना। तो 157 जो है ये राज्यपाल की योग्यता को संबंधित है, ठीक है। राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से संबंधित है कौन, अनुच्छेद 157। इसकी योग्यता की अगर हम बात करते हैं राज्यपाल महोदय का, तो योग्यता क्या क्या होना चाहिए, एक तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। हमारे भारत के निवासी होना चाहिए, ठीक है, भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है योग्यता राज्यपाल के लिए है, और यही योग्यता जो है अनुच्छेद 157 में वर्णित है राज्यपाल के बारे में, ठीक है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राज्यपाल का ऐसे जनरली देखा जाए तो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जब तक चाहे जब तक जो है राज्यपाल रह सकता है। मतलब
राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जो है राज्यपाल राज्यों में रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन इससे आपको इंपोर्टेंट पूछता है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। ये संविधान संशोधन किसके तहत जोड़ा गया था? ठीक है, तो राज्यपाल जो है एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक राज्यों के है ना, राज्यों के हो सकते हैं ना, हो सकते हैं। इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इसको याद रखिएगा। तो 7वां संविधान संशोधन, 7वां संशोधन, और ये कब हुआ था? तो 1956 में, है ना। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अंदर जाके कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं, तो वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। दक्षिणी गोलार्ध में समानताप रेखाएं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने, टेढ़ी मेढ़ी, है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी। तो दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? तो उसका जो प्रमुख कारण है वह है विशाल महासागरीय विस्तार, है ना, विशाल महासागरीय विस्तार है, इसलिए जो है टेढ़ी मेढ़ी क्या होता है? कम दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनता है वह कौन रहता है, किसे नियुक्त किया जाता है? ठीक है, तो वो जो रहता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त नहीं, उच्चतम न्यायालय का कोई भी नहीं, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, हाँ बिल्कुल, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही मानवाधिकार के अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था, 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1993 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है NHRC लिखते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट, है ना, कमीशन। तो NHRC इसको समझ जाइएगा, इसकी स्थापना आपने जान लिया है 1993 में हुआ था। इसमें जो है एक अध्यक्ष होते हैं, एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष तथा 5 गो सदस्य होता है, 5 गो क्या होता है? सदस्य होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं, इस अध्यक्ष की नियुक्ति की, ठीक है, तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। और इसका कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, कार्यकाल से आपका क्वेश्चन आता है, तो कार्यकाल देखिए, कार्यकाल जो होता है वह 3 वर्ष या तो फिर 70 वर्ष, है ना, जो भी पहले हो, चाहे पहले 3 वर्ष हो जाए या तो फिर उनका उम्र 70 वर्ष हो जाए। तो कार्यकाल के बारे में आपने देख लिया, ये था आपका इंपोर्टेंट इतना क्वेश्चन। ठीक है, और आपको गांठ बांध लेना है कि मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त होते हैं वही होते हैं। ठीक है, और इसको जो है अधिकार कई दिया गया है, जैसे किसी भी प्रतिवेदन की मांग कर सकता है किसी भी राज्यों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? तो प्रतिरोधकता की इकाई है निम्न में से कौन? तो क्या है? ओम मीटर। क्या है? तो ओम मीटर है। प्रतिरोधकता की जो इकाई है वह ओम मीटर है, ओम मीटर। अगला चले, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। अब पूछेगा किसके याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है या हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद
ध्यानचंद के जन्म के अवसर पर, है ना, जन्म के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, क्या? तो राष्ट्रीय खेल दिवस, क्योंकि इनका राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था, इनके जन्म, मेजर ध्यानचंद के जन्म के उपलक्ष्य में ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और भारत का हमारा राष्ट्रीय खेल भी क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला चले, कह रहा है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए, तो सार्क की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो टोटल सदस्य 8 हुए हैं। ठीक है, सार्क में टोटल सदस्य जो है कितना है? तो 8 हुए हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर को हुआ था, 8 दिसंबर 1885 को, 1985, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है, सार्क का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू में, काठमांडू, है ना, नेपाल काठमांडू में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें देश की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं, आपका सबसे पहले अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को लेते हैं। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो आपको भूटान हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। ठीक है, तीसरा की बात करते हैं तो मालदीव हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। ठीक है, चौथा की बात करते हैं तो आपको जो है पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? पांचवा की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। 5 हो गया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। छठा की अगर हम बात करते हैं हम लोग तो भारत हो जाएगा। ठीक है, और 7वां की बात करते हैं हम लोग तो 7वां में क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, हाँ, नेपाल हो जाएगा, नेपाल छूट रहा था, नेपाल हो जाएगा। और 8वां की बात करते हैं तो 8वां जो है अफगानिस्तान है। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सार्क का 8वां सदस्य कौन है, तो 8वां सदस्य अगर पूछेगा आपसे कि 8वां सदस्य कौन है तो आपको बताना है, क्या बताना है? तो बताना है कि हाँ, अफगानिस्तान है। कौन है? तो अफगानिस्तान है, 8वां सदस्य अफगानिस्तान है। सार्क का 8वां सदस्य है, स्थापना 8 दिसंबर 1885 को हुआ था। अब इसमें से देख लीजिए, मालदीव है, ये है आपका, श्रीलंका है, ये अफगानिस्तान है, ये है, तो मॉरिशस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या प्रति हेक्टेयर उत्पादन गन्ना कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो गन्ना का उत्पादन हो रहा है यूपी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर कहाँ हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है? सर्वाधिक चीनी मिल की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि गन्ना के लिए, गन्ना उत्पादन हेतु किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो है आपको दोमट मिट्टी रहता है। कौन आता है? दोमट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कह रहा हेलेंस्की राजधानी है, तो हेलेंस्की जो राजधानी है वह फिनलैंड की है। किसी है? फिनलैंड की है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांव स्तर पर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है ना, लोगों द्वारा किसे? तो प्रत्यक्ष के रूप में। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो डट्टन ने किया था, डट्टन नहीं, डट्टन, डट्टन है ना, डट्टन के द्वारा। तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपको डट्टन के द्वारा। किसके द्वारा? डट्टन के द्वारा। अगला चले, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए, हरित क्रांति भारत में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन।
ठीक है। अगर विश्व में पूछता कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है, वर्गीज कुरियन है। कौन है, वर्गीज कुरियन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है, ठीक है। और भारत में एमएस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति जो है ये आपको 1966 से 67 ईस्वी में जो है देखा गया था। और किस फसल में देखा गया था, फसल भी आपसे पूछता है तो ये फसल देखा गया था गेहूं में। किसमें, तो गेहूं में देखा गया था, ठीक है। तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला चलते हैं। कह रहा कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है वो राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये जो राजराजेश्वर मंदिर में जो है यहाँ पर शिव भगवान का मंदिर है। किसका है, शिव का पूजा होता है, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया था, तो राजा राज प्रथम के द्वारा। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई थी, तो सुगौली की संधि की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको 18 सुगौली की जो लड़ाई हुआ था, है ना, आंग्ल नेपाल युद्ध, सीधा जानिए, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो चला था वो कब से कब तक चला था, तो 1814 से लेकर के 1816 के बीच में, 1814 से 16 के बीच में चला था, ठीक है। और ये जो समाप्ति हुआ, नेपाल का जो सेना था अमर थापा, कुछ ऐसे नाम था, अमर थापा ने जो है स्वाधीनता स्वीकार कर लिया और उसके बाद जो है संधि हुआ, ठीक है, जिसका नाम है सुगौली की संधि, ठीक है। तो सुगौली की संधि जो हुआ था, सुगौली की संधि वो आपको कब हुआ था, तो 1816 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, ठीक है, 1816 में, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है कितना संयोजक बंध है, तो इसमें 7 गो है, ठीक है। कितना संयोजक बंध है, तो 7 गो है। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इस टाइगर रिजर्व को जो संरक्षण दिया गया है, संरक्षण किसके तहत दिया गया था, तो हाथी टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जो इसको संरक्षण दिया गया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए, तो इसका जो तैयार है वह CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम लोग CSO कहते हैं, ठीक है। CSO की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुआ था 2 मई को हुआ था। कब हुआ था, तो 2 मई 1951 को हुआ था, 2 मई 1951 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और एक होता है NSSO, ठीक है, NSSO, और एक है CSO, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। वर्तमान में अगर देखा जाए NSSO प्लस CSO को मर्ज कर 2019 में मर्ज कर NSSO प्लस CSO को मर्ज कर 2019 में इसको NSO बना दिया गया है, ठीक है, बना दिया गया, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो NSO का जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और नीति आयोग आप जानिए रहे, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो भाषा सम्मान जो पुरस्कार है वो दिया जाता है किसके द्वारा, तो ये दिया जाता है आपको साहित्य अकेदमी के द्वारा। किसके द्वारा, तो साहित्य अकेदमी के द्वारा, ठीक है। इस साहित्य अकेदमी पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी पुरस्कार
की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुआ था 1954 में, ठीक है, 1954 में शुरुआत हुआ था और 1955 में से दिया जा रहा है, ठीक है, 1955 से दिया जा रहा है और शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा तथा अंग्रेजी एवं राजस्थानी भाषा में दिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है, आपको दिया जाता है। तो यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह जो संविधान की जो 8वीं सूची में कुल 22 भाषा है, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है। किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसी आत्मकथा लिखा है? तो ये रत्नाकर सेठी ने, किसने लिखा है? रत्नाकर सेठी ने। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है आपको बंगा गांव में हुआ था। ये जो बंगा गांव है ये आपको पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। और भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगा गांव में। बंगा गांव कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। भगत सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना किया था। नौजवान सभा की स्थापना ये 1926 में कब किए थे? 1926 में किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था, ठीक है। भगत सिंह के बारे में देखा जाए तो इनका जो नारा था क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, है ना, इनकलाब जिंदाबाद था, इनकलाब जिंदाबाद। तो भगत सिंह का जो नारा था इनकलाब जिंदाबाद था। इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? तो भगत सिंह के द्वारा। इनको फांसी की सजा दिया गया था। फांसी किस षड्यंत्र में दिया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र में। लाहौर षड्यंत्र ये आपको 1929 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र में दिया गया था, ठीक है। और इनकी फांसी कब पड़ा था? तो इनके साथ 3 वीर पुरुषों को फांसी दिया गया था, ठीक है। तो पहला था भगत सिंह, राजगुरु, और कौन थे? और सुखदेव को, ठीक है, सुखदेव को फांसी दिया गया था कब? तो 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया। इसीलिए 23 मार्च को हम लोग क्या दिवाते हैं? शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं क्योंकि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था, ठीक है। अगला, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें की अगर हम बात करते हैं, 24वें तीर्थंकर ये आपको महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी थे, ठीक है। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनका मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। और उसी पावापुरी में क्या है? तो जल मंदिर है। और पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो नालंदा जिला के बिहार शरीफ में, ठीक है, बिहार शरीफ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है 1963 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और इसमें FCI है ना, FCI है। तो FCI की स्थापना आपसे पूछता है तो FCI की जो स्थापना हुआ था वो 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो विभवांतर का माप जो है वोल्ट मीटर की द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा की माप जो है विद्युत धारा की माप जो है अमीटर के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म विद्युत धारा की माप सूक्ष्म
विद्युत धारा की माप जो है आपको गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। हवा की जो गति है, हवा की गति जो है वो आपको एनीमोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है? लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रकाशित समावयवता प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रकाशित। अगला क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका? किसके लिए प्राकृतिक आवास है? तो ये है आपको एशियाई हाथी के लिए। किसके लिए है? एशियाई हाथी के लिए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी के लिए। किसके लिए? और ये जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जो है यूपी से कब अलग हुआ था? तो 2000 में। 2000 में अलग हुआ था और ये सबसे पुराना पार्क है, राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क। कौन सा शब्द अन्य से संबंध नहीं रखता है? तो देखिए महाधमनी भी, हृदय और यकृत, ये तीनों लगभग जो है सेम है, सेम नहीं कर सकते हैं, एक सिस्टम में है, लेकिन अमाशय जो है ये अलग है। ठीक है, अमाशय अलग है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुआ था वो आपको 24 से लेकर के 26 तक हुआ था, है ना? 1824 से 26 के बीच में हुआ था। 1824 से 26 के बीच में। और उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड एमहर्स्ट थे। यहाँ पर एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट थे। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट से हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको यांडबू की संधि हुआ था। ठीक है। प्रथम जो आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की जो समाप्ति हुआ था, समाप्ति की अगर हम बात करते हैं तो और किस संधि से हुआ था? तो यांडबू की संधि, यांडबू की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, यांडबू की समाप्ति हुआ था। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1852 के लगभग में हुआ था। ठीक है। और तृतीय की अगर हम बात करते हैं तो तृतीय जो हुआ था वो 1885 में हुआ था, 1885 में। और इस समय जो गवर्नर था डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। और इसी के शासनकाल में जो है बर्मा को अंग्रेजी राज में मिला दिया गया था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत 1885 में मिला लिया गया। उसके बाद फिर ये आजाद कब होता है बर्मा? 1935 के अधिनियम के तहत 1948 में आजाद होता है। बर्मा कब आजाद होता है? 1948 में अंग्रेजों के चंगुल से। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? ठीक है, तो बताइए कितने प्रकार के बंध होते हैं? कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? बात करते हैं तो एक सिग्मा पानी दीजिएगा, ये गलती का टाइपिंग हो गया। ठीक है, एक सिग्मा तथा 2 पाई, एक सिग्मा तथा 2 पाई। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण है। इसमें जो है 7 बीमारियों को कवर किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष इसके तहत जो है, इसके तहत अगर देखा जाए तो 7 बीमारी को कवर करता है ना, को कवर करता है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत की, ठीक है, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में हुआ था 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को हुआ था, क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। अटल बिहारी जन्म के उपलक्ष्य में जो है ये आपको शुरुआत हुआ था 2014 को। मिशन इंद्रधनुष जो किससे संबंधित है? बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं तो क्लोरेला है। कौन है?
भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय, जो राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं, उसके जो न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति, देखिए उच्च न्यायालय, एक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, राज्य में उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा, ठीक है, होगा। ये कितना अनुच्छेद में है? तो 214 में है। कितना में है? 214 में है, 214 में है। और देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, 124 में है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, वह राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के, ठीक है, राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कर ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है तो सेक्रोमिसिस सेर्विसी, ठीक है, ये डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जुड़े गए हैं? न्यायाधिकरण क्या है? तो न्यायाधिकरण जिससे छोटा मोटा जो कांड होता है तो उसको जो है लोग बैठ करके अधिकार देते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय कि इसको बैठ करके सुलझाना है, ठीक है। तो ये न्यायाधिकरण जोड़ा गया है ये 42वां संशोधन के द्वारा, ठीक है। और 42वां संशोधन जो हुआ था 1900 कब हुआ था? 76 में, 1976 में हुआ था, ठीक है। और इसको जो जोड़ा गया है भाग 14 के 1 में, ठीक है, इस न्यायाधिकरण को जो जोड़ा गया है भाग 14A में, और अनुच्छेद अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 323A में, 323A में, 323A में, 314A में और 323A में ये न्यायाधिकरण को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशग्राही कोशिकाएं आई, सालका तथा शंकु उपस्थित होते हैं। तो ये जो उपस्थित होता है आपको, ये किसमें उपस्थित होता है? रेटिना में। किसमें होता है? रेटिना में। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। ये कौन करता है? तो आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्धारण से संबंधित है? ठीक है, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो शंका होता है, विवाद होता है, उसका निर्धारण जो है अनुच्छेद 71 में किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही जाता है, ठीक है। और इसका एक शर्त है कि 1 महीना के अंदर जो है इसको पेश करना होता है। किसमें? अनुच्छेद 71 में, ठीक है। अनुच्छेद 71 में वर्णन है। अच्छा, आपको जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल में, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें जो है पहले तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होता है, निर्वाचित सदस्य होता है, ठीक है। और दूसरा की बात करते हैं तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होता है। तीसरा में जो है राज्यों के विधानसभा, राज्यों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी कि विधायक लोग होता है। इसमें विधान परिषद नहीं होता है क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है। और चौथा नंबर की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किसमें? 54 में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुआ था 2014 में, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? देखिए, योजना अवकाश क्या है? तो पहले देश में हमारे जो है आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती थी, तो योजना जो चलता था 55 वर्ष के लिए चलता था। तो जब आर्थिक स्थिति लो रहती थी तो उसमें 1-1 वर्ष के लिए योजना चलाया जाता था।
और वही योजना जो है योजना आकाश कहलाया। ठीक है, तो 1966 से लेकर 1969 तक, 1966 से लेकर के 1969 तक चला ये योजना आकाश के नाम पर। ठीक है, क्योंकि इसमें एक साल के लिए योजना चला था 3 साल तक, 66 से 69। ठीक है, एक चला था अनवरत योजना। ठीक है, अनवरत योजना जो चला था ये 1978 में चला था, 1978 में इसको याद रखिएगा, अनवरत योजना 1978 में। अनुच्छेद 39 से प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है? तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, है ना, समान न्याय लेगा लेकिन पैसा नहीं देना है, निःशुल्क लेंगे, है ना, ये 39 से प्रावधान करता है। 39D क्या करता है? तो 39D क्या करता है? समान काम के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39D कहता है, 39D कहता है। ठीक है, 40 क्या कहता है? अनुच्छेद की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 40 कहता है पंचायत की स्थापना, है ना, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है इसमें, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, अनुच्छेद 40 है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है अनुच्छेद को। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो ये जो था आपको हर्यक वंश का। ठीक है, इस वंश को पितृहत्या वंश भी कहते हैं, पितृहत्या वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार को जो मारा था वो किसने मारा था? अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु को जो मारने वाला था उदयन था। ठीक है, तो एक दूसरों को मार करके जो राजा बनता है, इसीलिए जो है पितृहत्या वंश, इसको पितृहत्या वंश भी कहते हैं। आगे चले, निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में जो वर्षा होता है वो भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में, है ना। रबड़ की खेती भी होती है कहाँ? तो भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में। रबड़ की खेती कहाँ होती है? भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। ठीक है, अगर देखा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे, यहां पर लिखते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इनका जो जन्म हुआ था, मौलाना अबुल कलाम का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको 11 नवंबर को हुआ था, 11 नवंबर 1888 को। और इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात हो गया शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस जो मनाते हैं हम लोग वो 5 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था, का जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 5 सितंबर 1888 को ही हुआ था। ठीक है, 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तीसरा की बात करते हैं कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सब अलग अलग है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सारा प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। कोटेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है, क्यों? कि धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। ठीक है, धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा का क्या अर्थ है? सीआरआर में वृद्धि हो गया मतलब अब जो है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। मतलब जो उनके वाणिज्यिक बैंक है
है ना। मतलब बैंकों का बैंक तो आरबीआई है, लेकिन वाणिज्यिक बैंक हो गए एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो उनके नीचे बैंक काम कर रहा है वो सब क्या हो गया, वाणिज्यिक बैंक हो गया। तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, मतलब वह ऋण नहीं दे सकता है, ठीक है, जब सीआरआर की वृद्धि की घोषणा करता है आरबीआई तब, ठीक है। आरबीआई के थोड़ा सा ले लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। इसका पंजीकरण की अगर हम बात करते हैं पंजीकरण का, तो 1 जनवरी को हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। आरबीआई की अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर का, तो इसका हेडक्वार्टर पूर्व में जो था कोलकाता में था, कोलकाता में था। लेकिन अब जो है वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है, ठीक है। तो ये बात है आपको। और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे स्वर्ण स्मिथ थे, और भारतीय गवर्नर अगर पूछेगा सीडी देशमुख थे, ठीक है। तो ये हमारा 750 तक जो है हो चुका है प्रीवियस क्वेश्चन बिहार एसएससी का। तो आपको क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा अपना प्यार टपकाइए, ठीक है, ताकि हम भी जो है उसमें कर रहे हैं। तो चलिए इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। ये वीडियो आपको ये 23वां सीरीज है, ठीक है, कितना है, तो 23वां सीरीज है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर हम डाल देंगे, आप वीडियो देख करके और पीडीएफ को पढ़िएगा, काफी आप नॉलेजेबल हो जाइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।